Good morning, everyone. This is C.A. Sharma, Head of Department Physics, Reliable Institute, कोटा। आज मैं आपके सामने जेई एडवांस 2020 जो कि 27 सितंबर को 27 सितंबर को कंडक्ट हुआ, उसका एनालिसिस बताने जा रहा हूँ। द बेनिफिट ऑफ एनालिसिस is for the students who are going to prepare for JEE Advance in coming years, so that they can prepare the guidelines for preparation, they can check their preparations। जो बच्चे भी 11th का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं वो देख सकते हैं कि जितना उन्होंने पढ़ा है उसमें से कितना सिलेबस वो कर पा रहे हैं। जो टॉपिक्स उनने पढ़े हैं उसी टॉपिक का क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में आया है तो उनसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। व्हाट इज द वेटेज ऑफ द चैप्टर, क्या कोई चैप्टर ऐसा है जिसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था और अब उनको देना चाहिए क्योंकि आईआईटी के पैटर्न को देखकर लगा कि यार ये चैप्टर तो जरूर आता है। क्या कोई चैप्टर ऐसा था जिसको उन्होंने दिमाग में बहुत बड़ा हवा बना रखा था, जैसे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का एक बड़ा सा डर होता है बच्चों के मन में, एंड दे हैव कंप्लीटेड 11th में वो चैप्टर उन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन देखकर उनको अंदाजा लगेगा कि जो डर था वैसा ही पेपर है या कुछ अलग है, क्या हमें कुछ स्ट्रेटेजी में चेंज करना है, या हमें कोई टॉपिक ऐसा है जो छूट गया जिस पे फोकस करना है, या हम किसी चैप्टर को ज़्यादा एग्जेजरेट कर रहे थे, उतनी ज़रूरत ही नहीं है उस चैप्टर में तैयारी करने की, और उसके बजाय हम अपना फोकस किसी ऐसे टॉपिक पे लगा सकते हैं जहाँ से हमें ज़्यादा मार्क्स मिले, ज़्यादा हमें कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट मिले। तो वो सारी चीज़ों के लिए बच्चों ये एनालिसिस हम लोग आपके लिए करते हैं ताकि आप अपनी जो भी स्ट्रेटेजी है उसको चेंज कर सकें, बना सकें, मॉडिफाई कर सकें और बेटर तरीके से जेई की तैयारी कर सकें। तो बच्चों पहला पेपर, अच्छा एक छोटी सी बात मैं बोल देता हूँ, जो पेपर आईआईटी एडवांस का था 2020 का वो मोरलेस उसी पैटर्न पे था जिस पैटर्न पे आईआईटी के पेपर्स आते हैं, लगभग उसी तरह से क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चन बड़े इनोवेटिव क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मतलब आप कह सकते हो कि वास्तव में आईआईटी का फ्लेवर था उसके अंदर। जो फर्स्ट पेपर था उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो स्कोर करने लायक थे। कुछ एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाकर के दिमाग लगाना था, लेकिन जिस बच्चे ने आईआईटी की अच्छी तैयारी करी होती है वो डेफिनेटली उन चीज़ों को कर लेता है। पैटर्न वाज वेरी सिंपल, 6 क्वेश्चंस सिंगल करेक्ट, अगर सही हुआ तो 3 मार्क, अगर गलत हुआ तो पेनल्टी ऑफ -1। 6 क्वेश्चंस मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस, सही हुआ तो 6 मार्क्स और अगर गलत हुआ तो सही हुआ तो 4 मार्क और अगर गलत हुए तो -2 मार्क। उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस थे 6, यानी कि अगर सही हुआ उसमें तो आपको 4 मार्क मिलेंगे और गलत हुआ तो कोई पेनल्टी नहीं थी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का पैटर्न सेम था, यानी टोटल आपको पेपर 1 में 54 क्वेश्चंस करने थे। ओके, तो अब आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस समय पेपर 1 का जो पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने, 18 क्वेश्चंस की पूरी रिपोर्ट आपके सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इजी कैटेगरी का था, सिंगल करेक्ट रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। सेकंड क्वेश्चन विच वाज मॉडरेट कैटेगरी, 12th पार्ट का था, ईएमआई का था। थर्ड क्वेश्चन अगेन आरबीडी। फोर्थ क्वेश्चन ईएमएफ इजी कैटेगरी। फिफ्थ क्वेश्चन वे ऑप्टिक्स मॉडरेट। सिक्स क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स easy। सेवेंथ क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स easy। 8th क्वेश्चन हीट ट्रांसफर मॉडरेट। 9th यूनिट एंड डायमेंशन। 10th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 11th ये टफ क्वेश्चन था, ये वो क्वेश्चन था जिसके बारे में बोल रहा था कि थोड़ा इनोवेटिव टाइप का क्वेश्चन था। ये टफ क्वेश्चन था और एमसीक्यू था। इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी का जो क्वेश्चन था वो भी टफर साइड पे था। तो ये 12th क्वेश्चन जो इलास्टिसिटी विस्कोसिटी का आप देख रहे हैं वो टफ था। फ्रिक्शन का जो क्वेश्चन था वो भी थोड़ा टफ था। देन सरफेस टेंशन मॉडरेट क्वेश्चन। अब हम आगे न्यूमेरिकल वैल्यू में 13 से लेकर 18 तक के न्यूमेरिकल वैल्यू वाले हैं। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मॉडरेट, थर्मोडायनेमिक्स मॉडरेट, साउंड वेव्स इजी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अगेन मॉडरेट। इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि पेपर 1 में कुछ चैप्टर 11 के ऐसे हैं जो हमको नजर नहीं आ रहे हैं, जैसे कि न्यूटन्स लॉ एक बड़ा चैप्टर है, बड़ा फंडामेंटल चैप्टर है। वर्क पावर एनर्जी इज मिसिंग, सर्कुलर मोशन इज मिसिंग, एसएचएम इज मिसिंग। ओके, एंड यहाँ पर मुझे वेव्स के भी सवाल नजर नहीं आ रहे हैं, जैसे साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव पेपर 1 में यहाँ पर नहीं है, तो वो चैप्टर्स यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं। उसके अलावा काइनेमेटिक्स भी मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। ठीक है,
तो पेपर 1 में काफी सारी चीजें जो है वो कवर नहीं हुई हैं, हम देख सकते हैं। पेपर 2 में देखेंगे कि कवर हुई, ओवरऑल पेपर एनालिसिस करेंगे कि किस टॉपिक में से कौन से क्वेश्चंस हमको दिख रहे हैं। तो बच्चों ये 18 क्वेश्चन का मोटा मोटा आइडिया था। आप देख सकते हैं कि हर अल्टरनेट क्वेश्चन लगभग लगभग इजी था, यानी कि अगर आप ढूंढेंगे ना तो इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस की अच्छी खासी क्वांटिटी आपको मिल सकती है, जिनको करके आप आराम से कट ऑफ भी पार कर सकते हैं और अच्छी रैंक भी लेकर के आ सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग सेकंड शीट पर। जो सेकंड वाली शीट है उसमें हम लोग जो एनालिसिस करने जा रहे हैं, सेकंड वाली शीट में आपको मैं टॉपिक वाइज एनालिसिस बता रहा हूं। यू कैन सी हियर देयर इज अ फेयर वेटेज ऑफ मैकेनिक्स विच इज 31.5%. There was friction, rigid body dynamics, fluid elasticity, viscosity, surface tension. The weightage was fair, although not distributed properly in the entire mechanics, leaving very important chapters aside, like Newton's law, work power energy, SHM, circular motion. ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो दिख ही नहीं रहे इसके अंदर, तो उन्होंने कवरेज करते समय थोड़ा सा यहाँ इस बार कवरेज मुझे नजर नहीं आ रहा। आई मिस्ड आउट, आई थिंक देयर वाज ए क्वेश्चन ऑफ साउंड वेव, ये साउंड वेव का क्वेश्चन है। ओके, यस, साउंड वेव का एक क्वेश्चन है डॉपलर इफेक्ट वाला, तो मिस कर गया मैं। तो इसका मतलब साउंड वेव है लेकिन स्ट्रिंग वेव नहीं है। ओके, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का जस्टिफाइड वेटेज है, पास्ट में भी आईआईटी एडवांस में लगभग ऐसा ही वेटेज रहा है। देन कम्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, फेयर वेटेज, एग्जैक्टली वही वेटेज जो कि हम लोग एक्सपेक्ट करते थे। और इसमें एक चैप्टर मिसिंग मुझे नजर आ रहा है, वो है एसी और कैपेसिटर। तो कैपेसिटर नहीं है इसके अंदर, हालांकि एक क्वेश्चन था ईएमएफ वाला जिसमें कैपेसिटर का एक नाम था, फोटो था, लेकिन वो कैपेसिटर का बिल्कुल भी नहीं था, वो ईएमएफ का क्वेश्चन था। तो कैपेसिटर मिसिंग है और एक मिसिंग है इसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट। फर्स्ट पेपर की बात बता रहा हूँ। मॉडर्न फिजिक्स का जो यूजुअल वेटेज होता है बच्चों, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10%, तो यहाँ पर 6% वेटेज है। लेट्स सी पेपर 2 में बैलेंस होता है कि नहीं होता। देन वेव ऑप्टिक्स, जस्टिफाइड वेटेज एंड यूनिट एंड डायमेंशन, एक क्वेश्चन है जस्टिफाइड वेटेज। तो आप देख सकते हैं 31.5% मैकेनिक्स एंड 33% इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर सफिशिएंट एनफ to clear the IIT JEE exam with one of the most, you can say, जो आप ड्रीम सपने में सोच सकते हो वो रैंक के साथ आप IIT क्लियर कर सकते हो यदि आप इन दो टॉपिक्स को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हो। ये बताता है हमको शीट नंबर 2। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट शीट विच इज क्लास वाइज एनालिसिस। यदि हम क्लास 11th के सिलेबस जो NCERT द्वारा हमको गाइडेड सिलेबस मिलता है, गाइडलाइंस मिलती है कि ये टॉपिक क्लास 11th में है, ये 12th में है, अगर हम उस एनालिसिस के हिसाब से देखें तो इट इज अ परफेक्ट 50% वेटेज ऑफ 11th एंड 12th. So we cannot leave any stone unturned. Like if you are preparing or if you want to prepare for JEE Advanced, then आपको 11th में भी उतना ही सीरियसली तैयारी करना पड़ेगा। और बताता हूँ 11th में ज़्यादा सीरियसली तैयारी करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज जो आप 11 में पढ़ते हो उसको 2 साल के अंत में जाके आपको प्रोड्यूस करना होता है। सो 11th इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। इफ यू आर इन 10th क्लास एंड इफ यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर JEE एडवांस एंड इफ यू आर लुकिंग एट दिस एनालिसिस रिपोर्ट, तो आप तैयार हो जाइए कि 11 की तैयारी हमको ज्यादा मेहनत से करनी है। 50% वेटेज। ओके, नाउ कमिंग टू दी पाई चार्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये एक अंदाजा आपको देगा कि पेपर में कितने क्वेश्चंस टफ थे, कितने इजी थे। 42.4% क्वेश्चंस इजी थे, ये हमारे हिसाब से थे। कई बच्चों के लिए हो सकता है ये 45% इजी हो जाए, किसी के लिए 50% इजी हो जाए, किसी के लिए हो सकता है कि हमारे को जो इजी लग रहे हैं उनमें कुछ टफ लग जाए। लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया है कि पेपर में 40% क्वेश्चन ऐसे थे बच्चों जो इजी लगने चाहिए ऑलमोस्ट हर बच्चे को। और हमारा काम होता है उस इजी क्वेश्चन को ढूंढना और उस क्वेश्चन को करना और स्कोरिंग करके आगे बढ़ना। 40% इज द कट ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम। 40-45% कट ऑफ होती है JEE एडवांस की। यानी आपने अगर सारे इजी क्वेश्चन ढूंढ के कर लिए बच्चों तो आपने आधी जंग तो वहीं जीत ली, यानी कि आप कट ऑफ के ऊपर निकल गए। अब मॉडरेट वाले में ढूंढते हैं। सो देयर इज अ फेयर वेटेज ऑफ मॉडरेट क्वेश्चंस, अगेन 40%. If you are able to convert at least 50% of moderate questions into a successful attempt, it means you are through. You are under 1000.
40% प्लस 20% यदि आपके मार्क्स आते हैं तो आपकी जो रैंक है वो 1000 के आसपास रैंक आराम से आ सकती है, उम्मीद कर सकते हो। और अब आप पे डिपेंड करता है कि कितने मॉडरेट क्वेश्चंस को आप इजी कैटेगरी में कन्वर्ट करवाते हो अपने लिए। सो 40% मोर और लेस इजी, 40% मॉडरेट एंड अप्रोक्सीमेटली 18 to 20% टफ साइड पे क्वेश्चन थे। लेकिन यकीन मानिए ये वास्तव में टफ क्वेश्चन नहीं थे। हमने टफ क्यों दिया, कुछ कुछ क्वेश्चंस को तो हमने जबरदस्ती टफ दिया। जैसे एक वेव फ्रंट वाला क्वेश्चन था, जो एक लाइट रे का भी अगर आप वेव फ्रंट सही से बना देते हो तो वो आपको बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। लेकिन मैंने उसको जानबूझ के टफ इसलिए बोला क्योंकि कई सारे बच्चों को वेव फ्रंट की थ्योरी पता नहीं होती, तो वो एक साइकोलॉजिकल टफ है, एक्चुअल टफ नहीं है, इट इज अ साइकोलॉजिकल टफ। तो बच्चों ऐसा नहीं था कि 20% पेपर टफ था। अगर मैं सच बोलूं, ईमानदारी से बोलूं कि दिल से बोलूं, तो 10% से ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे पेपर में। लेकिन वो 20% क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि हमने बच्चों की साइकोलॉजी को देखते हुए कुछ ऐसे क्वेश्चन को भी टफ मार्क किया है जो एक्चुअल में टफ नहीं है, लेकिन बच्चे जनरली उस टाइप की चीजों को कम पढ़ते हैं तो हो सकता है उनको टफ लगे हों। राइट नाउ कमिंग टू द लास्ट पोर्शन। अब इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा जो पाई चार्ट है ये आपको आइडिया देता है कि इसमें सबसे बड़ा जो पीस है वो किसके पास है। तो जो सबसे बड़ा पीस है बच्चों, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के पास है। मैकेनिक्स वाला पोर्शन एज आई सेड अर्लियर इज 40% पोर्शन, एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला जो पोर्शन है वो भी लगभग 40% पोर्शन है। और बाकी सब चीज़ों का जो पोर्शन है वो फेयर पोर्शन है, एक्सेप्ट वेव्स। वेव्स का पोर्शन जो है इस वाले पेपर में तो कम है। अब देखते हैं दूसरे वाले पेपर में क्या आता है। नाउ कमिंग टू दी एनालिसिस ऑफ सेकंड पेपर। हमारा जो सेकंड पेपर था बच्चों, इस समय स्क्रीन पे आपके सामने पूरी रिपोर्ट है उस पेपर की। यू कैन सी दैट द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये अच्छा, सेकंड पेपर का थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, पैटर्न डिफरेंट था। यूजुअली IIT JEE एडवांस जो है वो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस भी पूछते हैं, कॉम्प्रेंशंस भी पूछते हैं, मैच द कॉलम्स भी पूछते हैं, और कभी कभी तो उन्होंने कॉम्प्रेंशंस के अंदर भी मल्टीपल करेक्ट पूछे हैं। एक बार उन्होंने 3 कॉलम मैचिंग के क्वेश्चंस पूछे थे जो बड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं। थैंक गॉड इस बार जो पेपर सेकंड था वो पेपर सेकंड और ज़्यादा आसान कैटेगरी का था। रीज़न बीइंग क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स और इंटीजर्स की संख्या ज़्यादा थी, 66% थी। और जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है या इंटीजर आता है बच्चों, तो जनरली उसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है, और एक कॉन्सेप्ट पे चले, चाहे वो डेसिमल तक आंसर हो चाहे सिंगल डिजिट आंसर हो, आंसर निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यदि सिंगल करेक्ट भी होता है या मल्टीपल करेक्ट भी होता है तो बच्चा ज़्यादा टाइम लेता है, मल्टीपल करेक्ट खास तौर पर। तो सेकेंड पेपर का जो पैटर्न था उसमें 6 इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस थे, और इंटीजर टाइप में भी नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, 6 क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट थे और 6 क्वेश्चन जो थे वो न्यूमेरिकल टाइप थे, यानी कि आपको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आंसर्स देने थे ट्रंकेट करके। गाइडलाइंस वर गिवन इन दी टेस्ट पेपर, क्लियर गाइडलाइंस वर गिवन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच वाज एन इंटीजर मॉडरेट क्वेश्चन फ्रॉम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। द सेकंड क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स, टफ क्वेश्चन इसको हमने माना है। वैसे तो इसमें एक बर्नौली थ्योरम लगनी थी, इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हमने क्योंकि थॉट प्रोसेस लगना था, थोड़ा सा भी हमको जब लगा कि यार बच्चे को थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना है, तो हमने उसको टफ कैटेगरी में डाल दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इजी क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स मॉडरेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक अगेन मॉडरेट, केटीजन थर्मोडायनेमिक्स मॉडरेट, फ्लूइड मैकेनिक्स टफ। यहाँ दिख रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स के 3 क्वेश्चन है, तो मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा पेपर जो ना इम्बैलेंस सा लग रहा है। फ्लूइड मैकेनिक्स जो कि एक छोटा सा टॉपिक होता है जिसमें से हार्डली एक क्वेश्चन IIT JEE के दोनों पेपर्स में आता है, उसका इतना जबरदस्त वेटेज रहा, तो थोड़ा सा बैलेंसिंग मुझे कम नजर आ रही है। सर्कुलर मोशन का इजी क्वेश्चन है, RBD टफ, मॉडर्न फिजिक्स इजी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इजी, प्रोजेक्टाइल मॉडरेट, KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स मॉडरेट, करंट इजी, error and measurement easy, 1 question from error and 1 question from elasticity viscosity, 1 question from EMI tough and 1 question from heat transfer moderate। सेकेंड पेपर को अगर हम देखें तो थोड़ा मॉडरेट और टफ का जो वजन है इसमें ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, देखते हैं सेकेंड शीट में इजी मॉडरेट टफ, थर्ड शीट में है, सेकेंड शीट में तो हम टॉपिक वाइज वेटेज देखते हैं। अगेन the mechanics is having maximum weightage 39%,
then heat and thermodynamics 16.6% weightage, then electrodynamics 27% weightage, and modern physics 6% weightage, optics 4.5% weightage, error 6% weightage. So if you combine paper 1 and 2, then the average is more or less same for mechanics. In paper 2 they tried to cover up the void of paper 1. There was a void in kinematics, तो kinematics पे क्वेश्चन आ गया. एक void था इसके अंदर सर्कुलर मोशन, उस पे भी क्वेश्चन आ गया. लेकिन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी SHM पे कोई क्वेश्चन दोनों पेपर में मुझे नजर नहीं आ रहा है. राइट, देयर इज एन इम्बैलेंस. इंस्टीड ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स के 3 क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी का होता, एक क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है बच्चों, वो भी इसमें नजर नहीं आ रहा. तो इंस्टीड ऑफ 3 क्वेश्चंस इन फ्लूइड, यदि एक या 2 क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास और किसी दूसरे टॉपिक जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ वर्क पावर के होते तो पेपर वुड हैव बीन मच बेटर, मच बैलेंस्ड. लेकिन ठीक है, एग्जामिनर की उस समय क्या स्ट्रेटेजी रही, एग्जामिनर जब पेपर सेट करते हैं तो उस समय किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कई बार वेटेज ज़्यादा चला जाता है. आई क्लियरली रिमेंबर ए टेस्ट पेपर ऑफ 2006 इन विच द weightage of a single topic electromagnetic induction was 20 to 22%. अकेले टॉपिक का वेटेज था 20 से 22%. तो कई बार हो जाता है पेपर सेटर जो है वो थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के प्रति. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेल बैलेंस्ड, है ना. सेकंड पेपर में देखिए अगेन एक जैसे 12th वाले पोर्शन में भी कैपेसिटर सेकंड पेपर में भी मिसिंग है और AC अल्टरनेटिंग करंट मिसिंग है. तो कहीं ना कहीं अल्टरनेटिंग करंट और कैपेसिटर जो टॉपिक है वो एग्जामिनर की चॉइस में नहीं होंगे, तो वो दोनों टॉपिक उन्होंने यहाँ पे मिस कर दिए. यहाँ भी मैं बोलूँगा कि जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको 15% नज़र आ रहा है, इसको 5% करके, क्योंकि फर्स्ट पेपर में ऑलरेडी ठीक ठाक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, एक कैपेसिटर से और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता था AC से, बट मे बी उन्होंने उसको अवॉइड किया, या मे बी इंटेंशनली, मे बी अनइंटेंशनली. ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर फाइन, परफेक्ट, बाकी सब बैलेंस्ड है. तो पेपर कह सकते हैं मोटे तौर पे लगभग बैलेंस पेपर है. कुछ टॉपिक्स को छोड़ दें तो बैलेंसिंग ठीक ठाक है. अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर में 11th और 12th के सिलेबस के वेटेज का. तो बच्चों आप देख सकते हैं इस समय स्क्रीन पे देयर वर 10 क्वेश्चंस फ्रॉम 11th सिलेबस एंड 8 क्वेश्चंस फ्रॉम 12th सिलेबस. There was a weightage of 56% from 11 and weightage of 44% from 12. थोड़ा सा weightage इधर 11 की साइड पे ज़्यादा है, ठीक है. लेकिन आप देखें फर्स्ट और सेकंड पेपर मिलाएंगे तो लगभग 52% 11th हो गया, 53% 11th हो गया और 47% 12th हो गया. तो ऐसा चलता रहता है, कभी 12th कभी 11th का पढ़ना हल्का सा भारी रह सकता है. इट्स फाइन. नाउ वी कैन सी ए पाई चार्ट हियर, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सेकंड वाले पेपर में 41% क्वेश्चंस फ्रॉम इजी कैटेगरी, 36% क्वेश्चंस फ्रॉम moderate category and 23% questions from tough category. Again I'll say that 23% depends on you, कि हो सकता है कि आपके लिए वो 10% हो सकता है आपके लिए वो टफर वाला 40% हो. लेकिन अगर हम इन 2 कैटेगरी को जोड़ें 41 + 36 विच कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 77%, यदि आप इस 77% पे भी फोकस करें बच्चों तो आपका कल्याण होगा और आप 500 के अंदर तक की रैंक का सपना भी पूरा कर सकते हैं. द ब्यूटी लाइज हियर, how you select your question, how you start your paper, and how you manage yourself, how you maintain your attitude, how you choose it, and how you carry it for next 6 hours. पहले पेपर के 3 घंटे, दूसरे पेपर के 3 घंटे, 6 घंटे तक आप अपने मेंटल बैलेंस, साइकोलॉजिकल बैलेंस और एटीट्यूड को किस तरह से बैलेंस रख करके काम करते हैं, उस सब सारा खेल उन 6 घंटों का है. आपने अगर सही क्वेश्चन चुना तो आप एकदम सही रास्ते पे चले जाएंगे और एक अच्छी IIT का सपना आपका पूरा हो सकता है. नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट पाई चार्ट वेर यू कैन अगेन सी द वेटेज, जिसमें मैकेनिक्स का वेटेज क्लियरली बड़ा है, मोटा है, बड़ा पीस है पिज्ज़ा का. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का भी बड़ा पीस है, ओके. और ऑप्टिक्स का आप देख सकते हैं, ऑप्टिक्स का वेटेज भी ठीक ठीक वेटेज है, वही वेटेज है जो होना चाहिए. एंड मॉडर्न फिजिक्स इज ऑल्सो हैविंग फेयर वेटेज, राइट. सो मेरे ख्याल से दोनों पेपर के एनालिसिस अपने कंप्लीट हुए हैं. और लास्ट में मैं यही कहूँगा बच्चों कि आप सब ने पेपर दिया, जिन्होंने भी IIT की तैयारी करी,
वो बच्चे देख सकते हैं सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, आइदर यू विन और यू लूज। सो इफ यू आर विनिंग इट्स फाइन, परफेक्ट। अच्छा, विनिंग में भी दो बातें हो सकती है, इज इट अवर ड्रीम विन और ड्रीम से थोड़ा कम या बहुत कम। तो बच्चों कुछ भी हो लाइफ में, जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आ गए, जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, जिन बच्चों का आईटी एग्जाम अच्छा हुआ, जिनका खराब हुआ, उन सब बच्चों को एक बात ध्यान रखनी है, आईटी इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ। यू हैव ट्राइड योर बेस्ट। ईश्वर करे आपको वो सब चीज़ें मिले जो आपने अपने लिए सोची थी, लेकिन बाई चांस अगर किसी कारण से पेपर खराब हो जाता है, बाई चांस हमारी ड्रीम रैंक नहीं आती है, तो याद रखिएगा आईआईटी की रैंक आपके कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करती है। आपका कैरेक्टर डिफाइन करता है आपका एटीट्यूड, आप किस तरह से दूसरे लोगों से बिहेव करते हैं वो डिफाइन करता है। तो इसलिए अगर आपके अंदर एक विनर है तो उसको आईआईटी की किसी रैंक, आईआईटी की किसी डिग्री या किसी के किसी ठप्पे की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपके भीतर एक सक्सेसफुल पर्सन छुपा हुआ है तो वो अपनी जो उसके अंदर क्वालिटी है उसको डेफिनेटली बाहर लेकर के आएगा, और एक दिन वो सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए, आप डेफिनेटली कर पाएंगे। सो वॉट एवर इज हैपनिंग, वॉट एवर इज गोइंग टू हैपन, ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने क्या किया था, हमने किस लेवल की पढ़ाई करी थी। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, आगे जो भी रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। और आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। इफ यू वांट टू राइट एनी कमेंट, आपको यदि कोई भी चीज़ पूछनी है तो यू शुड डेफिनेटली राइट इन कमेंट बॉक्स, विल डेफिनेटली कम बैक टू यू। और यू कैन मेल अस, हमारा जो रिलायबल का ऑफिशियल ईमेल आईडी है उस पर आप मेल कर सकते हैं। विल गेट बैक टू यू विद द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, विद द बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।